हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीके स्टडीज़ में। देखिए, कल हमने पढ़ा था शिवाजी के बारे में और मराठा साम्राज्य के। देखिए, अब शिवाजी के बारे में हम पढ़ चुके थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हम जो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके कारण इतने बड़े मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, तो आज कुछ जानकारी पढ़ेंगे उनके साम्राज्य के बारे में कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया, क्या क्या सेना व्यवस्था थी, क्या क्या राजस्व व्यवस्था थी। तो उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी वीडियो जैसे कल आपका वीडियो लगा तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में राय दें, और कहीं ना कहीं इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं होते। देखिए, कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सबसे पहले विजय कौन सी थी, तो सबसे पहले सिंगड़ की विजय थी। अब यहीं पर बात करते हैं। और दूसरा था कौंडाना का, तो कौंडाना का नाम बदलकर सिंघड़ कर दिया गया था। तो ये चीजें तो थी कल के वीडियो की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शिवाजी का प्रशासन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक डाटा पहुंचा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिवाजी का प्रशासन। देखिए, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था अधिकांश सल्तनतों से ली गई थी, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। अब देखिए, दक्कन सल्तनतों में कौन कौन सी चीजें थी। अगर दक्कन सल्तनत में देखें हम, तो महाराष्ट्र, कौन कौन सी जगह थी? एक थी महाराष्ट्र, दूसरी थी आपकी कर्नाटक, और तीसरी थी आपकी तमिलनाडु। ये तीन प्रमुख क्षेत्र थे इनके। हालांकि साम्राज्य का विस्तार बहुत था, लेकिन जो तीन प्रमुख क्षेत्र थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक, ली गई थी। इनके शीर्ष पर एक छत्रपति होता था। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की। यह मंत्री सचिव के रूप में प्रशासन का कार्य संभालते थे। ये मंत्री प्रशासन का कार्य संभालते थे। देखिए, शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो निम्न थे, यानी 8 मंत्रियों की। और याद रखना, ये अनुवांशिक नहीं थी, ये अनुवांशिक नहीं थी। बाद में बताएंगे कि पेशवा का पद कैसे अनुवांशिक हो जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पेशवा यह अष्ट प्रधान में सर्वोच्च पद था। याद रखेंगे, यह अष्ट प्रधान में सर्वोच्च पद था। ठीक है। यह राजा और राज्य के मंत्री, यह राजा और राज्य का प्रधानमंत्री यानी था। कहते हैं ये, चाहे इसे राजा कह लो या क्या कह सकते हैं हम, राज्य का प्रधानमंत्री। उसके बाद समस्त सरकारी दस्तावेजों पर समस्त सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मोहर एवं हस्ताक्षर आवश्यक होते थे। पेशवा की मोहर एवं हस्ताक्षर आवश्यक होते थे। तो आपको पता है कि जब शिवाजी ने अपने टाइम में इन्हें नियुक्त किया था, तो क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले पेशवा कौन थे। तो बताएंगे जरा, सबसे पहले पेशवा कौन थे। तो सबसे जो पहले पेशवा बने थे, तो वो बने थे आपके बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। इस बारे में याद रखिएगा कि सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। अब आते हैं मजूमदार या अमात्य। मजूमदार या अमात्य, देखिए, ये राज्य का आय व्यय का लेखा जोखा करता था, और इसका काम जो, या एक तरीके से कह सकते हैं, ये अर्थ मंत्री था। क्या था? अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सा? फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके, रामचंद्र पंत। कौन थे? रामचंद्र पंत। फिर आता है बाकिया नवीस, या फिर हम इसे कहते हैं मंत्री, बाकिया नवीस। तो ये देखेंगे, ये दरबारी जो बाकिया नवीस था, ये सूचना, गुप्तचर और संद्री विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। क्या होता था? अब ये क्या करता था? गुप्तचर और सूचना विभाग को, जैसे कि आप समझ लीजिए एक गृह मंत्री भी की पोजीशन पर था, तो इसको कहते थे हम बाकिया नवीस या फिर मंत्री। फिर आता था चितनिस, चितनेस या चिटनेस या फिर सचिव। ठीक है। तो शुरू नवीस भी इसे कहते थे। तो ये पत्राचार विभाग यानी राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था और सरकारी दस्तावेजों को तैयार करता था। अगला जो नाम था दवीर या सुमंत।
अगला नाम क्या था, दवीर या सुमंत। ये विदेशी मामलों का प्रभारी था। कौन से मामलों का प्रभारी था, विदेशी मामलों का। फिर आता है सेनापति या सरे नौबत। ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि के प्रबंधन का कार्य संभालता था। यानी ये देखता था आपका, देखिए कौन कौन सी चीजें देखता था। तो ये जो देखता था आपका, यहाँ पर सेना के कौन कौन से काम होते हैं। तो देखिए यहाँ सेना है, तो सेना के काम में भर्ती, भर्ती इसके अंडर में आती थी। भर्ती के साथ साथ युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री ये जुटाता था। युद्ध सामग्री के अलावा रसद यानी राशन, और उसके अलावा फिर जो करता था ये कपड़े, कपड़े के अलावा ये जो देता था संगठन यानी संगठित करता था। तो इतने सारे काम किसके अंतर्गत आते थे, सरे नौबत। इसके बाद आता था पंडित राव। देखिए पंडित राव धार्मिक मामलों में यानी कि राजा का मुख्य सलाहकार होता था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं पुजारी। फिर आता है न्यायाधीश। राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश, यानी राजा के बाद जो दीवानी और फौजदारी के मुकदमे थे वो कौन करता था, तो वो न्यायाधीश करता था। याद रखेंगे, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी सेना का नेतृत्व करते थे। याद रखेंगे क्या, कि राज्य न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी सेना का नेतृत्व करते थे। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाग किया जो वायसराय के अधीन होते थे। प्रांतों को परगनों और तालुकों में प्रांतों का भी बंटवारा किया था, किसमें, प्रांतों को परगनों और तालुकों में। तो याद रखेंगे। अब आता है सैन्य व्यवस्था। देखिए शिवाजी के पास पैदल सेना, तोप सेना यानी तोपखाना, नौसेना, दुर्ग सेना थी, और इसमें लगभग 200 तोपें थी। कितनी तोपें थी, लगभग 200 तोपें थी। तो ये 200 तोपें जो थी फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों से ली गई थी। तो ये 200 तोपें थी। और याद रखेंगे, जो इनकी घुड़सवार सेना होती थी वो पागा, पागा को 2 भागों में बांट रखा था, बरगीर और सिलेदार, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। शिवाजी ने सेना के 2 भागों में विभक्त किया, एक थी बरगीर और एक थी सिलेदार। सिलेदार थोड़ा ऊंचा पद होता था और ये अपने हथियारों का बंदोबस्त खुद करते थे, जबकि बरगीर को हथियार प्रोवाइड कराए जाते थे। देखिए बरगीर सेना वह थी जो छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसे राज्य की ओर से वेतन व सुविधाएं प्रदान की जाती थी। सिलेदार स्वतंत्र सैनिक थे जो स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते थे। शिवाजी ने नौसेना की स्थापना की। देखिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाता है कि नौसेना की स्थापना किसने की थी, तो नौसेना की स्थापना शिवाजी ने की थी। और देखिए गावली सैनिक यानी जो गवाली सैनिक थे वो शिवाजी के अंगरक्षक थे। गावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। देखिए जो मावली, गावली नाम आता है, कई जगह मावली नाम मिलेगा, कई जगह गावली मिलेगा। तो ये जो मावली थे, मावला जो मैंने बताया था कि पीछे जो सिंह आया पड़ गढ़ आया पर सिंह गेला, जो किला जीता था तानाजी की मृत्यु के उपरांत, तो तानाजी भी एक मावली या गावली सैनिक थे, और ये एक लड़ाकू जाति होती थी। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, उनकी सेना में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था। शाही घुड़सवार सैनिकों को पागा कहा जाता था। जो शाही घुड़सवार होते थे उन्हें कहा जाता था पागा। सरे नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। जो सरे नौबत था वो पूरी घुड़सवार सेना का क्या होता था, प्रधान होता था। 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी होती थी। जो टुकड़ी बटी थी वो कैसे बटी थी कि एक टुकड़ी में 25 घुड़सवार होते थे, 5 हवलदार, यानी कि, और जो 25 घुड़सवार हैं वो एक हवलदार के अधीन होते थे। अब एक हवलदार पे कितने होते थे, 25 घुड़सवार। अब 5 हवलदार एक जुमलादार के अधीन होते थे। 5 हवलदार एक जुमलाधार के अधीन होते थे। 10 जुमलाधार एक हजारी के अधीन होते थे। 5 हजारी एक पंच हजारी के अधीन होते थे, और पंच हजारी सरे नौबत के अधीन होते थे। सरे नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का क्या होता था, प्रधान। और पैदल सेना को क्या कहा जाता था, पाइक। पैदल सेना को क्या कहा जाता, पाइक। एक नायक के अधीन 9 सैनिक होते थे। एक हवलदार के अधीन 10 नायक होते थे। एक जुमलादार के अधीन, यानी एक हवलदार के अधीन 10 नायक, एक जुमलादार के अधीन 3 हवलदार होते थे। एक हजारी के अधीन 10 जुमलादार होते थे, और एक 7 हजारी के अधीन 7 हजारी होते थे।
तो इसका मतलब 7 एक हजार वाले होते थे। याद रखें, एक चीज और याद रखें कि इसमें पंच हजारी का पद नहीं था। अब शिवाजी की सेना में मुस्लिम सैनिक भी इसमें भी थे। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशेष लक्षण थे। किले में 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सरे नौबत, सरनवीस। हवलदार, सरे नौबत मराठा और सरनवीस ब्राह्मण होते थे। सरे नौबत मराठा और सरनवीस ब्राह्मण होते। सरनवीस ब्राह्मण नागरिक, असैनिक और राजस्व प्रशासन देखता था। रसद और सैनिक सामग्री की देखभाल करना नवीस करता था। अब विश्वासघात को रोकने के लिए शिवाजी ने प्रत्येक सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक रखे थे। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता। वास्तव में पहाड़ी दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र जो हवलदार के अधीन होते थे, शिवाजी की प्रशासनिक इकाई थे। हवलदार के नेतृत्व में विभिन्न जातियों के सैनिकों की भर्ती करके दुर्ग सेना का गठन किया जाता था। देखिए, जिस पर अभी ये मूवी बनी तानाजी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक जाति जो हवलदार यानी कि उनके अधीन एक टुकड़ी होती थी, उस टुकड़ी के जरिए दुर्गों को जीता जाता था। शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण कराया जो 2 कमानों में बटी हुई थी। जहाजी बेड़ा कितने कमानों में बटा हुआ था? 2 कमानों में बटा हुआ था। 2 कमानों में बटी थी। एक दरिया सारंग मुसलमान, दूसरी नायक हिंदू के अधीन रहती थी। मावली सैनिक, यानी मावली कई जगह गवाली होगा तो यह याद रखेंगे, मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति। देखिए, कहीं मावली मिलता है और कहीं गवाली मिलता है, तो दोनों को ही याद रखेंगे। पागा घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था। पागा क्या था? घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था, जो अभी मैंने बताया। अब आती है राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था यानी मलिक अंबर की भूमि, या ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी वो भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। इसे तो मलिक अंबर काट देंगे यहां से। किस पर आधारित थी? भू राजस्व व्यवस्था पर। किस पर आधारित थी? भू राजस्व व्यवस्था पर। भूमि की पैमाइश के लिए काठी और जरीब का इस्तेमाल किया जाता था। याद रखें कि जो काठी का इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि जो काठी होती थी वो 5 हाथ और 5 मुट्ठी के बराबर होती थी। काठी होती थी 5 हाथ और 5 मुट्ठी के बराबर। याद रखें, 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई का एक वर्ण होता था। एक वर्ण, या इसे कह देंगे एक वर्ग, और एक वर्ग को इसे कहा जाता था बीघा। इसी को आगे चलकर क्या कहा जाने लगा? बीघा। और याद रखेंगे 120 बीघा का एक चावर होता था। 120 बीघा का क्या होता था? एक चावर। उपज के आधार पर कर व्यवस्था इन्होंने लागू कर रखी थी। यानी देखा जाए तो बंजर भूमि से उपज के आधार पर कैसी थी? एक थी उत्तम उपज, एक मध्यम उपज और एक निम्न उपज। याद रखें, जो बंजर भूमि थी उनसे कर नहीं लिया जाता था, और फसल जो है नगदी फसल पर ये नगद के रूप में कर लिया करते थे। और उपज का कितना लेते थे? 1/3 यानी 33%, जिसे बाद में इन्होंने 40% कर दिया। बाद में किसने कर दिया? इन्होंने 40। और ये जो कर वसूली का आधार था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, किस व्यवस्था के आधार पर कर लेते थे? तो रैयतवाड़ी। अब इनकी जो कर प्रणाली थी, देखिए उसमें भी देखें, चौथ और सरदेशमुखी 2 प्रमुख कर थे। सामान्य रूप से चौथ मुगल सैनिकों की भूमि तथा पड़ोसी राज्य की आय चौथ का हिस्सा थी। चौथ का मतलब होता है 1/4। इसे वसूल करने के लिए उस क्षेत्र पर आक्रमण तक करना पड़ता था। कभी कभी जो चौथ नहीं देते थे तो उन पर आक्रमण करके किया जाता। फिर आया सरदेश। यह कर वंशानुगत रूप से प्रदेश के, यानी कि ये उत्तर लिखा है तो इसका मतलब है उस प्रदेश का सरदेशमुखी होने के नाते वसूल गया। शिवाजी के अनुसार लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके बदले सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। यह आय का 10% था, जो कि 1/भाग में होता था। जादूनाथ सरकार के अनुसार मराठा आक्रमण से बचाने के अवेज में वसूल किए जाने वाला कर था। अब देखिए, अगले भाग में हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखिए, यहाँ पर हमने केवल इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी है। बस एक चीज और
कि सेना इनकी किस तरीके की थी, तो उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लें। देखिए सेना, इनकी सेना में एक 29 सेनापति, एक 31 सेनापति और एक था, देखिए 29 सेनापति थे तो उनके अधीन होते थे 45,000 वर्गीर। क्या होते थे? 45,000 वर्गीर। और जो 31 अधिकारी थे इनके अंदर होते थे 60,000, 60,000 सिलेदार। 60,000 क्या होते थे? सिलेदार अस्पताल। 1 लाख इनके पास पैदल सेना थी, 1200 से ज्यादा हाथी थे, 3,000 से ज्यादा ऊंट थे, और हिंदू मुस्लिम को मिलाकर ये सेना बनाई गई थी। और गांव में जो इनका था पंचायत, वो न्याय पंचायत देखती थी। तो इतनी चीजें थी। देखिए है बहुत, लेकिन आपकी परीक्षाओं के लिए जितना हो सकता है मैंने उतनी जानकारी आपको दी। तो इसी आधार पर ये अपना प्रशासन चलाते थे। तो कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं। दूसरी चीज याद रखेंगे कि जो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे क्या कहते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी क्या था या कौन होता था, उसे बताना है, और कल के वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। और आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपनी राय हमें देते रहें। कल हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में, यानी संभाजी। देखिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। अपने लाइक और कमेंट करते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ